आज के वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस बताने वाली हूँ सीयूटी यूजी के लिए। इस वीडियो को आप ज़रूर देखो, बिल्कुल भी मिस मत करो। भले ही ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी कि आपको कहाँ क्या गलतियाँ नहीं करनी है और किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं नहीं फंसोगे अपने फॉर्म फिलअप में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, थोड़ा सा टाइम दो। वीडियो देखने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन trust me, you will not regret. Okay, so let's start. Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. सबसे पहली बात, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगी और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं उसके लिए आप अनूप सर की ये वाली वीडियो देख लो। इस वीडियो में अनूप सर ने बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखाऊंगी जब डॉक्यूमेंट्स लगना होगा। बाकी आपको पहले से रेडी रखना है तो अनूप सर की ये वाली वीडियो देख लो। ओके, मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली आपको यही बताऊंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे हर एक प्रोसेस मैं आपको दिखाती चलूंगी। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल के पे जाने के बाद आपको टाइप करना है सीयूटी यूजी 2024। सीयूटी यूजी 2024 जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने एक लेटेस्ट वेबसाइट खुली आ जाएगी। मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया है तो 15 आवर्स पहले ही ये वेबसाइट बनी थी। एक बात ध्यान रखना, आप सिर्फ सीयूटी यूजी टाइप मत करना, नहीं तो सिर्फ आपकी पिछले साल की जो वेबसाइट है वो सामने आएगी, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आप सीयूटी यूजी 2024 टाइप करोगे तो आपके सामने प्रॉपर वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर नहीं मिलता है वेबसाइट का लिंक तो आप मुझे कमेंट करके भी मांग सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो सीयूटी यूजी 2024 के लिंक पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है और सबसे पहले ये पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जिसपे देखो साफ साफ लिखा है सीयूटी यूजी 2024 रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन। इसमें आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। वैसे तो आपसे एप्लीकेशन नंबर वगैरह मांग रहा है, पर आपको वो तब यूज करना है जब आप ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हो। अभी आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है, ये हरा वाला बटन पे। उसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल मैं इंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ फीस दिखा दे रही हूँ। फीस शॉर्ट में आप देख सकते हो कौन से कैटेगरी की कौन सी फीस है। फीस की प्रॉपर वीडियो के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोटा मोटी मैं बता देती हूँ, जनरल वालों के लिए अप टू 3 सब्जेक्ट 1000 लगेगा, ओबीसी वालों के लिए 900, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए आपका 800 लगेगा, और जो आउटसाइड इंडिया सेंटर चाहते हैं उनके लिए 4500। मैंने शॉर्ट में बताया है, आप डिटेल में इसे जानना चाहते हो कि कितने सब्जेक्ट में कितना क्या लगेगा, तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देखो। सब कुछ डिटेल में एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में फोकस हम यही करेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं और मैंने सारा चीज आपको दिखा दिया जो जो लिखा है। लास्ट में आपको आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे टिक करना है। हालांकि कोई मतलब नहीं है डाउनलोड करने का, बस आप टिक कर दो कि हाँ मैंने डाउनलोड कर लिया, मैंने पढ़ लिया आपकी बात। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे देखो मोटे मोटे अक्षरों में लाल कलर से लिख रखा है, इस बात पे ध्यान देना, जो आधार कार्ड आप यूज करोगे वो आपको अपना आधार कार्ड यूज करना है, मम्मी पापा का नहीं करना है। और आधार कार्ड यूज करने पे उस आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। मैं करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, देखो एक तो आधार कार्ड का ऑप्शन है, एक डिजी लॉकर अकाउंट का ऑप्शन है, एक है आपका एकेडमिक बैंक डिटेल्स का, एक आपका है इंडियन पासपोर्ट का, पैन कार्ड का, नॉन इंडियन पासपोर्ट का। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है और जिससे लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है वो आप फिल करना। ठीक है, मेरे पास सिंपली आधार कार्ड है, ज्यादातर बच्चों के पास आधार कार्ड होता है, तो मैं आधार कार्ड से बता रही हूँ। मैंने आधार कार्ड पे क्लिक किया और आधार कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आधार नंबर डालने का। ध्यान रखना, आधार कार्ड आपको अपना यूज करना है और उससे रिलेटेड मोबाइल नंबर उसी वक्त आपके पास होना चाहिए ताकि ओटीपी आप भर सको। ठीक है, तो मैं यहाँ अपना आधार नंबर डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पास ओटीपी आएगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है ओटीपी आने में, 5-10 मिनट भी लग सकते हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाना। 1-2 मिनट में भी आ जाता है, 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो आप उस पर क्लिक करने के बाद, आपकी जनरेट ओटीपी पे करने के बाद आपकी ओटीपी आ जाएगी।
5 से 10 मिनट का आप वेट ज़रूर कर लेना, ठीक है? ओटीपी आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ओटीपी वहाँ पे टाइप करके डाल देना है, उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी और आपकी जो डिटेल्स है, आपने जो आधार कार्ड में आपकी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल होके आ जाएंगी। देखो मैं करके दिखा दे रही हूँ आपको। ऑटोमेटिकली क्या है, आपका जो डिटेल्स है वो फिल होके आ गई है। क्या-क्या डिटेल्स फिल हुई है, एक आपका आधार नंबर, दूसरा आपका नाम। एक बात और ध्यान रखना, आपका जो नाम है, वो ये जो आधार कार्ड पे नाम है वो हर जगह सेम होना चाहिए, हर मार्कशीट पे, क्योंकि आधार कार्ड से ही नाम उठा रहा है ये। तो आपका आधार कार्ड पे नाम, मम्मी-पापा का नाम और आपकी मार्कशीट्स पे नाम सब कुछ सेम होना चाहिए। आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स पे सब नाम सेम होना चाहिए। अगर अलग-अलग है तो उसे दोबारा बनवाओ। आधार कार्ड पे गलती है तो आधार कार्ड ठीक करवाओ तब अप्लाई करो, ठीक है? या फिर पैन कार्ड से अप्लाई कर दो अगर आपका पैन कार्ड ठीक है तो। ऐसा आप कर सकते हो। ऐसा करने के बाद आपको देखो शुरू से ही कुछ डिटेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। डिटेल्स क्या-क्या हैं? जस्ट अ मिनट। या आपका आधार नंबर आ गया है, नेम आ गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। ये चीज़ें आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते किसी भी हाल में, क्योंकि ये ऑलरेडी बन गया है। आप करेक्शन विंडो में भी इसे चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए वही कार्ड यूज़ करना जो आपका प्रॉपर हो और जिसमें हर जगह डिटेल सेम हो। खास करके 10th की मार्कशीट से आपकी डिटेल मैच करनी चाहिए, ठीक है? फिर आपसे आपके फादर का नाम पूछेगा, आपको फादर का नाम डाल देना है। आपके मदर का नाम पूछेगा, मदर का नाम डालना है, वही नाम डालना जो आपके 10th की मार्कशीट में हो, ठीक है? नेक्स्ट आपसे आपका जेंडर ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया, जैसे मैंने अपना डाला तो मेरा आ गया। नेशनैलिटी आपसे पूछेगा तो भाई हम इंडियन ही हैं, इंडियन ही डालेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप पूछेगा, तो इसमें देखो लिखा है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, इसका मतलब है आधार कार्ड, ठीक है? क्योंकि आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं था तो एनी अदर कहने का मतलब कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपके फोटोग्राफ हो, तो उसमें आपका आधार कार्ड आ जाएगा। सबसे सिंपल होता है आधार कार्ड यूज़ करना। तो मैक्सिमम जगह आप आधार कार्ड यूज़ किया करो। एग्ज़ाम में जब जाओगे तब भी आधार कार्ड ओरिजिनल आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? जो भी आप यहाँ फिल कर रहे हो, जो भी आईडी फिल कर रहे हो, वो ओरिजिनल आपको लेके जाना पड़ेगा। ज़्यादातर आधार कार्ड ही माँगते हैं। इसके बाद आपका पिन कोड भरने के बाद जस्ट अ मिनट। इसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपने आधार कार्ड का नंबर पहले डाला था, सेम टू सेम फिर डालना है। अगर आप यहाँ पे कुछ और चूज़ कर रहे हो, पैन कार्ड चूज़ कर रहे हो तो पैन कार्ड का नंबर लगेगा, पासपोर्ट चूज़ कर रहे हो तो पासपोर्ट का नंबर लगेगा, ठीक है? फिर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। ये प्रेज़ेंट एड्रेस है, प्रेज़ेंट एड्रेस मतलब जहाँ आप रह रहे हो। इस चीज़ को ध्यान से चूज़ करना। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि जो आप यहाँ पे जो कंट्री आप कंट्री कह रही हूँ सॉरी, जो स्टेट आप यहाँ चूज़ करोगे, उसी स्टेट में आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। बाकी अदर स्टेट आप नहीं चूज़ कर पाओगे। तो ये बातें भी ध्यान रखना, जो स्टेट आप यहाँ चूज़ कर रहे हो, वही स्टेट में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रेज़ेंट एड्रेस वो चूज़ करो जहाँ पे अभी आप हो, ताकि आपके आस-पास आपको एग्ज़ाम मिले। ऐसा एनटीए इसलिए कर रही है क्योंकि एनटीए नहीं चाहती कि भीड़-भाड़ में बच्चों को दूर-दूर सेंटर्स मिले, जैसे कि पिछली बार हुआ था। आपको इस बार अपने ही स्टेट में सेंटर मिलेगा, ठीक है? अपने स्टेट में कहीं भी मिल सकता है, लेकिन अपने ही स्टेट में मिलेगा, जहाँ पे आप रह रहे हो। तो इसलिए प्रेज़ेंट एड्रेस वो फ़िल करना जहाँ पे आप हो, ठीक है? उसके बाद आपको प्रेज़ेंट एड्रेस में सब कुछ डाल देना है। मैं अपना सारा डिटेल्स डाल रही हूँ। ईमेल एड्रेस बहुत प्रॉपर्ली डालना, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे भी ओटीपी आएगी। अभी ही जैसे ही मैं ये फॉर्म फिल अप करूँगी, उसके बाद तुरंत आपसे ईमेल एड्रेस की ओटीपी माँगेगा। तो ईमेल एड्रेस भी वही फिल करना जो आपके पास अवेलेबल हो। और एक और बात, ईमेल एड्रेस कई सारे बच्चों का भरा हुआ होता है। फिर उसपे ओटीपी आती ही नहीं और वेट करते रह जाते हैं। तो ईमेल एड्रेस अपना ओपन करना, मेल आईडी, उसमें से कुछ मैसेजेस डिलीट कर देना, उसके बाद यहाँ भरना, ताकि उसपे आपकी ओटीपी आ सके, उसमें जगह रहे, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का भरा हुआ होता है वो। और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर वही फ़िल करना जो आपके आधार कार्ड से रिलेटेड है और जो आपके पास उपलब्ध है, ठीक है? अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है वो मोबाइल नंबर तो वो फ़िल अप मत करना। आपके आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, या जो भी आप आईडी प्रूफ़ दिए हो, उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? फिर आप देखो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मेरा सेम था तो मैंने सेम डाल दिया, आपका अलग है तो आपको अलग डाल देना है। इसके बाद आपको पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड में भी ध्यान से देख लो, 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए और उसमें एक कैपिटल लेटर
और बाकी कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, प्लस कुछ नंबर्स होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिख के दिखा दे रही हूँ। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया suman@123। एस मैंने कैपिटल लिख दिया तो एक कैपिटल लेटर वाली क्राइटेरिया फुल हो गई। बाकी मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है तो स्मॉल लेटर वाली क्राइटेरिया फुल हो गई। नंबर्स मैंने डाल दिए हैं और स्पेशल कैरेक्टर में मैंने @ डाल दिया है। इसी तरह आपको कोई ऐसा पासवर्ड चूज करना है जिसमें ये चारों चीजें आ जाती हो, ठीक है, और वो 8 से 13 अंक के बीच में होना चाहिए। क्लियर? फिर आपको कंफर्म पासवर्ड पे सेम पासवर्ड टाइप कर देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो आपको याद रखना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कुछ भी चूज कर सकते हो और आंसर भी आप अपने मन से चूज कर सकते हो, भले ही वो रिलेटेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर फेवरेट बुक इसमें पूछा हुआ है, तो मैंने फेवरेट बुक अनूप राय लिख दिया, ठीक है। सो अनूप राय सर मेरे साथ काम करते हैं, मैंने बस उनका नाम लिख दिया। डजंट मैटर, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको याद रखना है कि आपने इस क्वेश्चन पे ये वाला आंसर दिया है। इन द केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको ये काम आएगा, ठीक है। मैं काफी जल्दी बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस काफी लंबी है, तो मैं आराम से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ जो चीजें जल्दी की जा सके मैं जल्दी भी बताऊँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो। फिर आपको सिक्योरिटी पिन डाल देना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, आपसे फिर आगे की प्रोसेस आपसे पूछी जाएगी। देखो देखो आपको रिव्यू करने बोल रहा है कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की। बार बार आपसे गलतियां पूछी जा रही हैं, तो ध्यान से फॉर्म भरना, कुछ गलती मत करना बच्चों, वरना करेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है। एनटीए जो भी फॉर्म रिलीज करती है उससे करेक्शन में बेहद प्रॉब्लम होती है। 1-2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी और उसमें लोग करेक्शन कर नहीं पाते हैं, वेबसाइट ही सही तरह से काम नहीं करती। तो सब कुछ ध्यान से भरना, ठीक है। जैसे जैसे बता रही हूँ एक एक स्टेप फॉलो करना, कहीं गड़बड़ नहीं होगी आपकी, मैं गारंटी लेती हूँ। इस तरह से सारा फिर आपको टिक करना पड़ेगा। देखो जो नाम पूछ रखा है, कैंडिडेट नेम बार बार वेरिफिकेशन के लिए पूछ रखा है, तो आपको वेरीफाई करके अगर आपसे कुछ गलती हुई तो एडिट फॉर्म कर देना, अदरवाइज सबमिट। सबमिट करने के बाद आपके पास ईमेल पे ओटीपी आएगा। जैसा कि मैंने अभी कहा था, जो ईमेल आईडी आपने डाला है वो ईमेल आईडी आप अपनी चेक करना, उस पे ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो मैं अपना चेक कर लेती हूँ और उस हिसाब से मैं ओटीपी फिल कर देती हूँ, ठीक है। ओटीपी फिल करने के बाद अगेन आपको क्या करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे जो सिक्योरिटी नंबर दे रखा है सिक्योरिटी पिन, वो देख के आपको डालना है। मेरा देखो यहाँ पे एक अक्षर है 6 के बाद 7 लिख रखा है या 1 लिख रखा है, पता नहीं चल रहा। तो ऐसे कंडीशन में आप जो बगल में एरो बना है ना, उस पर क्लिक करके वापस से दूसरा सिक्योरिटी पिन मंगा सकते हो। मुझे समझ में आ गया था तो मैंने डाल दिया। ऐसा करने के बाद आपका एक स्टेप पूरा हो गया जो कि था रजिस्ट्रेशन का। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में थोड़ा सा अंतर होता है। रजिस्ट्रेशन में आपकी बेसिक डिटेल्स ली जाती है और एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी सारी जानकारी ली जाती है आपके फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो अब ऐसा करने पे आपके क्या होगा, आपकी ईमेल आईडी पे ना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का ईमेल आ जाएगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर मान लो ये पेज आपके सामने नहीं खुल के आ रहा है तो वापस से गूगल पे आप जाओगे, CUT UG 2024 टाइप करोगे, सबसे पहले यही पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डायरेक्ट डालना है जो आपकी ईमेल आईडी पे आया है, ठीक है। डाला था तो वो डाल के ओपन कर लेना है सिक्योरिटी पिन डाल के। फिर आपका दिखाएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट अभी बाकी है। तो हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बहुत सारी डिटेल्स पहले से भरी हुई हैं, कुछ डिटेल्स नहीं भरी हुई हैं, ठीक है। तो उसको आप भर भी सकते हो, ऑप्शनल है, या फिर नहीं भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप टिक करके सबमिट पे क्लिक कर दो। अब देखो आपसे कुछ डिटेल मांग रहा है, ABC ID, तो मैंडेटरी नहीं है, छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर और आगे आ जाओ। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि आपके फादर का आपका स्टेट डोमिसाइल क्या है, किस स्टेट में आप रहते हो, यहीं से आपका वो डिसाइड होगा सेंटर, ठीक है। तो मैं यूपी में रहती हूँ, मैंने यूपी कर दिया और मुझे यूपी में ही सेंटर मिलेगा एग्जाम का, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। क्या आप PWD हो, यानी कि आप किसी भी तरह से फिजिकली डैमेज्ड हो, हाथ काम नहीं करता, कान काम नहीं करता, कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो आप चूज कर सकते हो यस, तो आपको छूट मिलेगी एग्जाम में। उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, फादर आपके क्या करते हैं। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, मैंने डाल दिया। आपका जो भी फादर, मान लो इनमें से किसी में नहीं आते तो आप अदर डाल सकते हो, और बाई चांस सैडली अगर आपके फादर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम मदर के लिए, मदर अगर आपकी हाउस वाइफ है तो अदर पे डाल सकते हो,
बाई चांस अगर किसी की मदर नहीं है तो वो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने रूरल डाल दिया। और मदर्स के ने क्या किया है, फादर ने क्या एजुकेशन में किया है, तो वो आपको फिल करना है। मेरे फादर ग्रेजुएट है, मदर मैट्रिकुलेट है, मतलब 10th तक पास है, तो मैंने डाल दिया। अगर आपकी मदर इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो इलिटरेट डाल सकते हो। फिर आपको फैमिली की इनकम डालनी है। इस इनकम से कोई लेना देना नहीं है। आपको एडमिशन के टाइम स्कॉलरशिप की दूसरी सर्विस मिलती है, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो। अभी इनकम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा, तो चिंता मत करना। अपना एवरेज डाल सकते हो, जो भी आपके पेरेंट्स की इनकम हो। फिर उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कैसे प्रिपेयर किया वो आपको डालना है। डायबिटीज है कि नहीं, तो मुझे नहीं है, मैंने नहीं कर दी। आपको है तो आप कर सकते हो। हाँ, ये एक ध्यान देने वाली बात है कि आपने एग्जाम किस मीडियम से क्वालिफाई किया है, हिंदी या इंग्लिश। 12th का एग्जाम, तो आपने अगर हिंदी मीडियम से किया है तो हिंदी डालना, इंग्लिश से किया इंग्लिश। 12th के एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है। लिखा नहीं है, पर 12th का एग्जाम सोच के चलना है आपको, ठीक है। और मैं एक और चीज भूल गई थी, अपना कैटेगरी चूज करना, तो आप कैटेगरी चूज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं जनरल बीसी से हूँ, जनरल इसमें हूँ। तो देखो बच्चों, 4 ही कैटेगरी होती है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी, ठीक है। जिसमें से जनरल का सर्टिफिकेट नहीं लगता, बाकी सबका लगता है, ओके। अच्छा, इससे आपको छूट मिलती है, तो अगर आप बाकी सब में आते हो तो जरूर सर्टिफिकेट बनवाओ, उससे आपको एडमिशन में अच्छा एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, उसके सामने ऐसा कुछ पेज आपके सामने आएगा। अगर आप पुअर्टी लाइन से नीचे हो, गरीबी रेखा से नीचे हो, तो यस कर देना। उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा और आपको एडमिशन में फिर से छूट मिलेगी। अगर आप किसी डिफेंस पर्सनल के बच्चे हो, जैसे मेरे पापा बीएसएफ में काम करते हैं, तो मुझे अगर मैं एग्जाम दूं तो मुझे छूट मिलेगी। तो यहाँ से आप यस कर दोगे तो आपको छूट मिलेगी, पर उसका सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट अपने पापा मम्मी से बनवा सकते हो, जो भी आपके पेरेंट्स डिफेंस में है। नेक्स्ट, एनसीसी में अगर आप आते हो तो उसका आप यस कर सकते हो, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। स्पोर्ट्स कोटा है तो वो कर सकते हो। अगर आपके मम्मी पापा यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं तो भी आप यस कर सकते हो। इन सब कैटेगरी में आपको छूट मिलेगी। आपको छूट मिलेगी, जैसे मान लो किसी का 100 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, तो आपका मान लो 80 पे ही हो सकता है। इसलिए इन सब कैटेगरी को ध्यान से भरना। इसे आप बाद में नहीं भर पाओगे, एग्जाम देने के बाद नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो अभी से इसे भरना। अभी डेट है एग्जामिनेशन की 26, डेट है फॉर्म की 26 मार्च तक आप भर सकते हो। तो बिना गलती किए आराम से पेशेंस से सब कुछ देख लो, सारे सर्टिफिकेट बनवा लो, फिर फॉर्म भरो, ठीक है। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रही है, हर तरह की क्वालिफिकेशन आपको डाल देनी है। आपका इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आपने चाहे 10वीं बहुत पहले ही पास की हो तब भी आप डाल सकते हो, अपने मम्मी पापा जब पास किए होंगे तब भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, यहाँ से पता चलता है, आप देख सकते हो। मैंने 2015 में पास किया है, तो मैंने 2015 डाल दिया। इसके बाद मैंने प्राइवेट कॉलेज से पास किया था, तो मैंने प्राइवेट अनएडेड डाल दिया। और मैंने इंडिया में ही पास किया था, तो इंडिया डाल दिया। ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान से देख के भर देनी है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बात है वहाँ मैं स्पेशली नोट दे के बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद किस स्टेट से आपने पास किया है वो स्टेट भी आपको डालना है। फिर आपको ये देखना है कि आपका जो कॉलेज है उसका एड्रेस क्या है, वो डालना है। कॉलेज आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में था वो डालना है आपको। ये सारी चीजें भरनी है। कॉलेज का पिन कोड, कॉलेज के पिन कोड में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको सर्च करना है। सिंपली जैसे मान लो आपका कॉलेज कानपुर में आईआईटी के पास है, ठीक है। तो आप कानपुर आईआईटी डालोगे गूगल पे, कानपुर आईआईटी पिन कोड, तो आईआईटी का जो पिन कोड होगा वही आपके कॉलेज का पिन कोड होगा, क्योंकि पास में है वो एरिया। ऐसे ही आपका कहीं भी किसी भी जगह पे है, तो उस जगह का नाम और पिन कोड आप मांगोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपने कॉलेज का नाम डाल के पिन कोड लगाओगे तो हो सकता है ना मिले, क्योंकि आपका कॉलेज फेमस ना हो, लेकिन उस जगह का मांगोगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो पिन कोड के लिए परेशान मत होना, डाल देना। और उसके बाद अपने स्कूल का नाम वगैरह आप डाल देना, ठीक है। 10th में आपका क्या रोल नंबर रहा है, रोल नंबर आपको डालना है। उसके बाद रिजल्ट आपका सीजीपीए में था या परसेंटेज में था, ये आपको चूज करना है। ये सब चूज करने के बाद आपको 12th की डिटेल सेम टू सेम चूज करनी है, ठीक है। सेम टू सेम जैसा मैंने बताया वैसा 12th की डिटेल भी चूज करनी है। तो मैं इस चीज को थोड़ा स्किप करती हूँ। बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम में एक बात का ध्यान रखना कि बोर्ड एक तो सीबीएसई आई है, सीबीएसई इंटरनेशनल है, उस पर मत क्लिक कर देना, वो दूसरी चीज है। उसके जस्ट नीचे आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मिलेगा, उस पर क्लिक करना। सीबीएसई आई पे मत क्लिक करना, ठीक है, अगर आपने सीबीएसई से किया है तो।
क्लियर? सीबीएसई आई एक दूसरी चीज है, सीबीएसई दूसरी चीज है, ठीक है। इसके बाद आपको 12th का भर देना है सेम टू सेम। 12th का भी आपने जब पास आउट किया भर सकते हो, स्कूल का नाम, पिन कोड, एड्रेस सब कुछ भर सकते हो, मैं इसे जल्दी में दिखा रही हूँ। और आप अपना रोल नंबर भर सकते हो, पिन कोड आपने मैंने जैसे बताया वैसे ढूंढ सकते हो, रिजल्ट आपका किसमें है, सीजीपीए में है, किसमें है, भर सकते हो। और परसेंटेज, मेरे परसेंटेज तो ठीक ठाक थे, 10th में मेरे 93% तक थे। 12th वाला मैं भूल गई थी तो मैंने अलग अलग टाइप करके देखा, फिर मुझे याद आ गया मेरे 86% थे। मार्क्स नहीं याद रहता है टोटल, लेकिन इतना याद रहता है परसेंटेज कितने थे। तो आप लोग ध्यान से भरना, मैं तो डमी फॉर्म भर रही हूँ ना, आप लोग को दिखाने के लिए भर रही हूँ। तो ये सारी बातें हैं। आगे फिर आपको क्या करना है, इसे सबमिट कर देना है। जस्ट अ मिनट। ये सारी चीजें भरने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है कि मैंने सही सही फॉर्म भरा है, कुछ भी गलत डिटेल नहीं भरी है। अगर आप गलत डिटेल भरते हो तो एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी आपको, भले ही आप एग्जाम दे लो, एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी। तो सब कुछ सही सही भरना। यहाँ कोई आपके मेरिट के अनुसार नहीं जो आपको जज करेगा, चाहे आपके 50% ही क्यों ना हो, आप सही सही भरना। मेरिट से आपका कोई लेना देना नहीं है इस एग्जाम में, बस आपसे डिटेल मांगता है बस, ठीक है। कि 45% से नीचे आपका नहीं होना चाहिए, उससे नीचे है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। और उससे ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भर सकते हो बिना प्रॉब्लम के। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, मैं इंटर रोल नंबर डालना भूल गई थी, मैंने रोल नंबर फिर से डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। एंड मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल भर रहे हो बिल्कुल सही सही हो, कुछ भी गलत आप मत भरना, ठीक है। बार बार चेक कर लेना फिर भरना, भले टाइम लेके भरो लेकिन बार बार चेक करके भरो। इसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपको यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यूनिवर्सिटी आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे जितनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे जितने प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन टेस्ट पेपर टोटल 6 ही सेलेक्ट कर पाओगे, 6 से ज्यादा नहीं चुन पाओगे। और अगर आप कोई आपको नहीं मालूम है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो मैंने यहाँ शॉर्ट में बता रखा है, पर डिटेल वीडियो आपको ये वाली देखनी पड़ेगी। इसमें मैंने एक एक पॉइंट डिटेल में बता रखा है कि कैसे किस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट की जरूरत होती है। इस वीडियो को आप देख सकते हो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम 2-3 यूनिवर्सिटी चूज कर ले रही हूँ और उसे ऐड कर दे रही हूँ। इस वाली वीडियो को देख लेना अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप कोशिश करना मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी चूज करो, ताकि मान लो अगर एग्जाम में आपके कम नंबर भी आते हैं तब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सको। मैं जानती हूँ सबका टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू ये सब होता है, लेकिन मान लो अगर आपके कम नंबर आ गए तो ऐसा तो नहीं है कि आप साल बर्बाद करोगे, है ना। तो आप क्या करो, आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी चूज कर लो। यूनिवर्सिटी चूज करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, पैसे आपके सब्जेक्ट चूज करने के लगते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेना, बाजू में एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है, उसे भी चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो कि नहीं उस कोर्स के लिए, ठीक है। और अगर गलती से आपने कुछ ऐसा चूज कर लिया जिसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो रेड वाला बटन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसे फास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बना दिया है। आप ये वाली वीडियो देख लेना, ना मिले लिंक तो आप मुझसे मांग सकते हो कमेंट्स में कि मैम सब्जेक्ट सिलेक्शन वाली वीडियो का लिंक दे दो। मेंशन करना कि किस वीडियो का लिंक मांग रहे हो, ठीक है। वरना बच्चे कहते हैं लिंक, लिंक से मैं क्या समझू कौन सा लिंक मांग रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत सारी वीडियो के बारे में बता रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। एलिजिबिलिटी चेक करना मैंने बता दिया। इसके बाद देखो यहाँ से टेस्ट पेपर आपको सेलेक्ट करना होता है। टेस्ट पेपर में टोटल आपको 6 पेपर सेलेक्ट करने के ऑप्शन आते हैं और आपको मीडियम भी यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप हिंदी चूज करना चाहते हो या इंग्लिश चूज करना चाहते हो, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कोई सब्जेक्ट चूज कर लिया, सब्जेक्ट मैंने बायोलॉजी चूज कर लिया, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का एक ही पेपर होता है, ठीक है। चाहे आप जो इसमें से करना चाहते हो सबका एक ही पेपर होता है, पेपर नंबर 304। और इसे मैंने मान लो हिंदी में मैं चूज करना चाहती हूँ तो हिंदी चूज कर सकते हो मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर में। ऐसे ही आप जो भी सब्जेक्ट डालना चाहते हो उसमें आप मीडियम चूज कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, ओके। कई सारे इसमें ऑप्शन है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपकी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू इसमें लैंग्वेज दिखा रहा था, इंग्लिश। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग लैंग्वेज मीडियम चूज करने मिलेगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। उसके बाद आपको क्या चूज करना है, एग्जाम सेंटर। अब एग्जाम सेंटर देखो, हर बार ना मैंने उत्तर प्रदेश चूज किया था अपना एड्रेस तो उत्तर प्रदेश ही दिखाएगा। उत्तर प्रदेश में आप सिटी अलग अलग चूज कर सकते हो, 4 सिटी चूज कर सकते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा और कहीं आप नहीं चूज कर सकते। उत्तर प्रदेश मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश भरा था तो मैं उत्तर प्रदेश के अलावा और कहीं नहीं चूज कर सकती।
लेकिन अगर आपने महाराष्ट्र भरा है तो महाराष्ट्र के अलावा आप कहीं नहीं चूज़ कर सकते। आपका प्रेज़ेंट एड्रेस अगर बंगाल है तो बंगाल के अलावा आप कहीं नहीं चूज़ कर सकते। ये बात थोड़ी-सी मुझे अच्छी नहीं लगी एनटीए द्वारा, लेकिन ठीक है, इससे आप ही का फ़ायदा होगा कि आपके आस-पास मिलेगा। पर आप चाह रहे हो कि आप रह रहे हो दिल्ली में और चाह रहे हो कोटा में आपको सेंटर मिले, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो आप प्रेज़ेंट एड्रेस अपना वही भरना जहाँ आप सेंटर चाहते हो, ओके? इसके बाद देखो डॉक्यूमेंट्स आपसे माँग रखा है, फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट एंड मैंने डाला था कि मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में है, बीएसएफ में है, मैं डिफेंस पर्सनल की बच्ची हूँ, तो यहाँ पे मुझे उसका भी सर्टिफ़िकेट माँग रखा है। अगर आप डालोगे तो माँगेगा, नहीं डालोगे तो नहीं माँगेगा। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में डाल रखे हो तो स्पोर्ट कोटा का सर्टिफ़िकेट माँगेगा। अगर आपने पीडब्ल्यूडी अप्लाई कर रखा है तो उसका सर्टिफ़िकेट माँगेगा। अगर कुछ आपसे गलती से सेलेक्ट हुआ है तो बैक जाके अभी भी आप उसे करेक्ट कर सकते हो, बैक का ऑप्शन है, आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये सारे सर्टिफ़िकेट आपको भरने हैं प्रॉपरली। फ़ोटो आपको ऐसा अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, व्हाइट हो, ठीक है? बैकग्राउंड व्हाइट हो ऐसा फ़ोटो हर जगह एक्सेप्टेबल होता है, तो वही फ़ोटो आप भरना। सिग्नेचर आपको प्रॉपरली वही करना है जो आप हर जगह करते हो और एग्ज़ाम में भी आपको वही साइन करके आना होगा। कैटेगरी सर्टिफ़िकेट जो आपकी 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको करनी है और इस तरह से फिर आगे आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो। पेमेंट में आपको क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो पेमेंट में आपको क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है, वो वीडियो भी मैं जल्द बना दूँगी। आप फॉर्म भरने में जल्दीबाज़ी मत करो, सारी जानकारी ले लो, उसके बाद फॉर्म फिल अप करो, अभी बहुत टाइम है, ठीक है? जल्दीबाज़ी कर दोगे, फिर गलती होगी, फिर 1 महीने तक वेट करोगे कि कब करेक्शन हो और करेक्शन विंडो में प्रॉब्लम आती है करेक्शन करने में, गारंटी देती हूँ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो सारी जानकारी ले लो, जहाँ फँस रहे हो मुझसे पूछ लो, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी, बता दूँगी। थोड़ा-सा टाइम दो 2-3 दिन का, मैं हर एक डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मैं और अनूप सर टोटली काम पे भिड़ गए हैं कि सीयूटी यूजी से रिलेटेड आपको सारी अपडेट दे दें। कुछ भी आपका बाकी ना रहे और हर एक डाउट आपका सॉल्व हो जाए। प्रेज़ेंट में हम दोनों लोग का, अनूप सर का और मेरा टारगेट यही है कि सीयूटी से रिलेटेड बच्चों का हर एक डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है? तो थोड़ा-सा पेशेंस रखो, 1-2 दिन का सब्र रखो, हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी एक प्लेलिस्ट सेव करके रखो, उसमें आपको ऑलरेडी मैंने कई सारी बातें बता रखी हैं, जो आप मुझसे पूछ रहे हो, उसमें से मैंने कई सारी बातें ऑलरेडी बता रखी हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, नहीं मिलता है तो मुझसे माँग लेना आप कमेंट्स में, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बाय, टेक केयर।